हाय एवरीवन, वेलकम टू अलबदर एकेडमी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग इसमें सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग इस बेसिक कंसेप्ट को न समझें तो आगे चल के केमिस्ट्री समझने में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो चलो एकदम सबसे बेसिक से शुरू करते हैं, साइंस। तो फर्स्ट हेडिंग तो साइंस। क्या आपको पता है साइंस किसे कहते हैं? साइंस यानी कि विज्ञान। तो याद रखना, ये जो साइंस वर्ड है ये लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है। लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है, जिसका मतलब होता है टू नो। जिसका मतलब होता है टू नो। और टू नो का मतलब क्या? जानना। जानने से क्या हम लोग को मिलता है? नॉलेज। जानने से क्या मिलता है? नॉलेज। तो नॉलेज को हम लोग क्या बोलेंगे? साइंस बोलेंगे। लेकिन किस टाइप के नॉलेज को हम लोग साइंस बोलेंगे? किस टाइप के नॉलेज को हम लोग साइंस बोलेंगे? तो याद रखना, मनुष्य जो नॉलेज गेन करता है वो तीन तरीके से गेन करता है। पहला याद रखना, ऑब्जर्वेशन। किससे गेन करेगा? ऑब्जर्वेशन से। और ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? अवलोकन। अवलोकन। और अवलोकन से क्या समझते हो? ऑब्जर्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवलोकन। अवलोकन से सीधा समझ लो कि कोई भी चीज को हम लोग देखते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद उससे जो भी हम लोग को नॉलेज मिलता है उसको भी क्या बोल देंगे? साइंस बोल देंगे। इसी तरह से सेकंड है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या? प्रयोग। यानी लेबोरेटरी में प्रयोग द्वारा जो भी हम लोग को नॉलेज मिलेगा उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? साइंस बोल सकते हैं। और थर्ड याद रखना, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना। परिकल्पना यानी कोई भी फैक्ट जो है, वो जो फैक्ट है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं? परिकल्पना कर लेते हैं, अपने आप कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। और उससे भी जो हम लोग को नॉलेज मिलता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? साइंस बोल देते हैं। तो यहाँ से याद रखना, साइंस हम लोग किसको बोलेंगे? वैसा नॉलेज, मनुष्य के द्वारा गेन किया गया वैसा नॉलेज जो हम लोग को कितने चीज़ों से मिलता है? तीन चीज़ों से। पहला ऑब्जर्वेशन, सेकंड एक्सपेरिमेंटेशन और थर्ड हाइपोथेसिस से मिलता है। तो इस टाइप से जो भी हम लोग को नॉलेज मिलता है उससे अगर हम लोग को और ज़्यादा बेनिफिट उठाना हो और अगले पीढ़ी को भी बेनिफिट उठाने देना हो तो इसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है नॉलेज को सिस्टेमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड करने का। तो यहाँ से हम लोग एक साइंस का परफेक्ट डेफिनेशन बना सकते हैं। परफेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट के करीब है। हम लोग इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। लिखते जाओ, द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज गेन्ड बाय मैनकाइंड। गेन्ड बाय मैनकाइंड। गेन्ड बाय मैनकाइंड। वैसा सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज नॉलेज जो मनुष्य गेन क्या हो? किससे? थ्रू फर्स्ट क्या है? ऑब्जर्वेशन। थ्रू ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन। एंड थर्ड क्या है? हाइपोथेसिस। थर्ड क्या है? हाइपोथेसिस इज कॉल्ड साइंस। इज कॉल्ड साइंस। याद रहेगा, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज मैनकाइंड के द्वारा गेन किया गया। किससे? ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से और हाइपोथेसिस से। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? साइंस बोल देंगे। इतना समझ में आ रहा है? तो ये जो साइंस है, ये साइंस भी थोड़ा सा तो है नहीं किसको हम लोग तुरंत पढ़ लें। ये क्या है? बहुत सारा नॉलेज है।
तो इस सारे नॉलेज को हम लोग एक कैटेगरी वाले नॉलेज को एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दूसरे कैटेगरी वाले को दूसरे कैटेगरी में, तीसरे कैटेगरी वाले को तीसरे कैटेगरी में। तो इस तरह से अगर हम लोग साइंस को डिवाइड करना चाहें तो साइंस का भी बहुत सारा ब्रांचेज हो सकता है, जैसे कि नेचुरल साइंस, सेकेंड सोशल साइंस और थर्ड फॉर्मल साइंस। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर साइंस सीखने वाले हैं वो हम लोग सीखेंगे नेचुरल साइंस के बारे में। किसके बारे में? नेचुरल साइंस के बारे में। और नेचुरल साइंस के अंतर्गत हमारे पास आता है फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी ठीक है। तो याद रखना नेचुरल साइंस के अंतर्गत हम लोग इस चार को रखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोलॉजी को। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में हैं? केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है? केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि ये केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा, केमिस्ट्री क्या? साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग याद रखना एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और लोअर क्लासेस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। यही एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? कोई भी मैटर बना लेते हैं। नहीं, जितना भी मैटर है वो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। अब ये मैटर क्या है? 9th क्लास में पढ़े होगे कि हमारे आसपास जितना भी चीज़ है, यानी इस दुनिया में जितना भी चीज़ है जिसके पास क्या हो? मास हो। जिसके पास क्या हो? मास हो एंड स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे। जैसे कि ये तुम्हारा मार्कर हो गया। जितना भी लिविंग थिंग है, जितना भी नॉन लिविंग थिंग है, हवा है, एनर्जी को छोड़ के जितना भी चीज़ है इस दुनिया में, सबको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? मैटर के। याद रहेगा। तो जो हम लोग केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में हम लोग इसी मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन मैटर के बारे में तो स्टडी करते हैं, लेकिन क्या क्या स्टडी करते हैं? तो याद रखना, पहला हम लोग इसका कंपोजिशन को पढ़ते हैं। इसका क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन। सेकंड पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर। और थर्ड है प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज। तो पहला याद रखो कंपोजिशन। कंपोजिशन से क्या मतलब है कि मैटर का क्या है कंपोजिशन? जैसे हम लोग का सबसे सस्ता वाला क्या है? पानी, जल, H2O, वाटर। तो वाटर का कंपोजिशन क्या है? वाटर का कंपोजिशन से मतलब कि ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। उसमें भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वाटर का कंपोजिशन हो गया। इसी तरह से अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो वाटर भी क्या? मैटर ही है। तो वाटर का अरेंजमेंट कैसा है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कैसे बनाया है? 3D में इसका अरेंजमेंट कैसा है एटम्स का? इसके बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर में। और इसी में हमारा बॉन्ड एंगल भी आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ भी आ जाएगा। और प्रॉपर्टीज़ का अगर हम लोग बात किया जाए तो प्रॉपर्टीज़ कितने तरह का होता है? 2 तरह का। फर्स्ट क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि हम लोग मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। किसमें? केमिस्ट्री में। तो याद रहेगा, केमिस्ट्री क्या है? साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ से हम लोग केमिस्ट्री का भी एक प्रॉपर डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन को लिखो। तो क्या हम लोग बता सकते हैं? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फर्स्ट क्या लिख सकते हैं? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? साइंस का एक ब्रांच है। ठीक है, इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट
इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन, सेकंड स्ट्रक्चर, एंड थर्ड हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में भी क्या, प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, किसका, मैटर का, आर कॉल्ड या फिर इज कॉल्ड केमिस्ट। अच्छा ऊपर में ही लिख दिया ना, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर याद रहेगा। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री साइंस का एक क्या है, ब्रांच है, इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट, हम लोग स्टडी करते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। याद हो गया। तो इस तरह से हम लोग डेफिनेशन भी दे सकते हैं। अब बात आ रहा है कि क्या केमिस्ट्री ये भी थोड़ा सा है, नहीं ये भी क्या है, बहुत बड़ा है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री को हम लोग कितने भाग में क्लासीफाई करते हैं। तो याद रखना केमिस्ट्री को हम लोग जनरली 4 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, 4 भाग में। पहला कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम भी सुने होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। और लास्ट है हम लोग का एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एकदम ध्यान से समझते जाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे कि तुम्हारा मीथेन नाम सुने होगे, मीथेन हो गया, C2H6 इथेन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH। इस तरह से जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बन के कंपाउंड है, उस सब के बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसी तरह से बात आ जाता है इनऑर्गेनिक का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन के कंपाउंड के अलावा जो भी कंपाउंड होंगे उन सारे कंपाउंड के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इन स्टडी ऑफ कंपाउंड एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड के अलावा जो भी कंपाउंड होंगे उस सब के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि तुम्हारा हो गया HCl हो गया, NaCl हो गया, NaOH हो गया, ये सारा क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोग अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे तब, तो याद रखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इस दोनों में केमिकल रिएक्शन होता है। और ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये भी कुछ न कुछ लॉज के अकॉर्डिंग चलते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन कुछ लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के बेसिस पे होते हैं और उस पर कुछ थ्योरी सिद्धांत भी लागू होता है। तो जो भी फंडामेंटल लॉज और थ्योरीज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होंगे उस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। यानी सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, लॉज एंड थ्योरीज के बारे में, लॉज एंड थ्योरीज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना क्लियर है। अब लास्ट हम लोग का आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं, सुने होंगे एनालिसिस के बारे में। कोई भी मैटर का जो एनालिसिस है वो हम लोग किस में करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में करेंगे। किस में करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। उसमें भी क्वालिटेटिव भी करेंगे और क्वांटिटेटिव भी करेंगे।
यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का एनालिसिस करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो सीधा हम लोग बोल सकते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर, एनालिसिस ऑफ मैटर, यानी कोई भी मैटर का हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो ये तो याद रखना कि जनरली जो केमिस्ट्री को है उसको हम लोग 4 भाग में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक, सेकंड इनऑर्गेनिक, थर्ड फिजिकल और फोर्थ है एनालिटिकल केमिस्ट्री। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हम लोग केमिस्ट्री को और भी ब्रांचेज में क्लासिफाई करते हैं। जैसे केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग सॉलिड चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग जाहिर सी बात है बोल देंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। इसी तरह से जिसमें हम लोग पॉलीमर के बारे में, बहुलक के बारे में पढ़ते हैं उसको बोल देंगे पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री बोल देंगे। ठीक है, इसी तरह से जो केमिस्ट्री हम लोग का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होगा उसको क्या बोल देते हैं, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री हम लोग का मेडिसिन में इस्तेमाल होगा उसको क्या बोल सकते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इस तरह से हम लोग जरूरत के हिसाब से बहुत सारा भाग में बांट सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में जिसमें पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से केमिस्ट्री को हम लोग बहुत सारे ब्रांचेज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में ज़रूर ये सवाल उठता होगा कि आखिर हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते ही क्यों हैं, केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। यूँ तो अगर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस यानी यूज़ का अगर हम लोग लिस्ट बनाने जाएं तो इसका लिस्ट कभी ख़त्म होगा ही नहीं, क्योंकि जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो जितना भी चीज़ दिखाई पड़ता है हर एक चीज़ में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, हर एक चीज़ में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंस हम लोग केमिस्ट्री का यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि केमिस्ट्री इन मेडिसिन, मेडिसिन के फील्ड में केमिस्ट्री का क्या यूज है। जैसे जानते होंगे कैंसर होता है, इंसान का क्या होता है, कैंसर। तो कैंसर का जो थेरापी हम लोग करते हैं उसमें मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, टेक्सोल और सिस्प्लेटिन। इसी तरह से एड्स भी बीमारी का नाम सुने होंगे, तो एड्स विक्टिम के लिए जो हम लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो है AZT, दैट इज अजाइडोथाइमिडिन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का मेडिसिन के फील्ड में बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसी तरह से एंटीसेप्टिक्स आप लोग देखे होंगे, एंटीबायोटिक्स, सिंथेटिक विटामिन्स और टॉनिक्स भी देखे होंगे। इसी तरह से बहुत सारा रोग का जो इलाज है उसके लिए हम लोग जो मेडिसिन बनाते हैं उसमें हम लोग का केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री, केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री यानी कि जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्री है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का क्या यूज होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सिंथेटिक फाइबर बनाने में केमिस्ट्री का यूज, प्लास्टिक बनाने में, पेंट्स बनाने में, डाइज बनाने में, इसी तरह से सीमेंट, ग्लास, इस तरह से बहुत सारा चीज़ बनाने में हम लोग इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से थर्ड है हम लोग का केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। बिना एग्रीकल्चर के यानी बिना खेती के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। अगर खेती करेंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या। तो खेती में अभी आज के ज़माने में देखते होंगे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो खाना का ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होगा, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग को खेती करना होगा अच्छे से, ताकि पैदावार क्या हो, ज़्यादा हो। तो पैदावार को बढ़ाने के लिए, फसल के पैदावार को बढ़ाने के लिए हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, इसी तरह से और भी बहुत सारा फर्टिलाइजर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यही नहीं, जब फसल पकने के कगार पर होता है या फिर उससे पहले भी कुछ
इंसेक्ट उसमें लग जाते हैं, तो इंसेक्ट को मारने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? इंसेक्टिसाइड का। इसी तरह से खाना को कुछ दिन तक स्टोर करने के लिए हम लोग कुछ प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो प्रिजर्वेटिव्स भी हम लोग को मिलता कहाँ से? केमिस्ट्री के हेल्प से। और वो प्रिजर्वेटिव से हमारा सोडियम बेंजोएट, सैलिसाइलिक एसिड, इसी तरह से और भी कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि केमिस्ट्री का एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से केमिस्ट्री इन कंफर्ट, केमिस्ट्री के बिना तो हम लोग का कंफर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जो पेपर इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, वो पेपर भी हम लोग का किसके हेल्प से बनता है? केमिस्ट्री के हेल्प से बनता है। फैब्रिक्स, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, वो भी केमिस्ट्री के हेल्प से। अभी नया नया टाइप का कपड़ा बनने लगा, जितना जो सॉप, ऑयल्स, परफ्यूम्स, ये सारा हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंफर्ट के लिए, ये सारा भी किसका देन है? केमिस्ट्री का देन है। इसी तरह से गर्मी का दिन में हम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनिंग का। तो एयर कंडीशनिंग में जो हम लोग का गैस इस्तेमाल, ये तुम्हारा लिक्विड इस्तेमाल होता है ठंडा करने के लिए, वो है लिक्विड अमोनिया या फिर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। और ये भी हम लोग बनाते हैं किसके हेल्प से? केमिस्ट्री के हेल्प से। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं केमिस्ट्री का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। और एक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, केमिस्ट्री इन एनर्जी रिसोर्सेस। जो हम लोग का एनर्जी का रिसोर्सेस है, उस एनर्जी रिसोर्सेस में भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। जैसे पेट्रोलियम, केमिस्ट्री का इस्तेमाल से ही बनता है। पेट्रोलियम हो गया, कोल, वुड, न्यूक्लियर फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारा किसके हेल्प से हम लोग लेते हैं? केमिस्ट्री के हेल्प से। जिस तरह से हम लोग जानते हैं हर एक चीज़ का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी, यानी लाभ भी होता है और हानि भी होता है। तो इसी तरह से केमिस्ट्री जो है, इस केमिस्ट्री का भी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, यानी लाभ भी है, हानि भी है। तो इसमें हमारा हेडिंग दे सकते हो डार्क साइड ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का भी क्या है? डार्क साइड है। तो क्या डार्क साइड है? जैसे कि अभी देखे होंगे बहुत जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है या फिर मिसाइल छोड़ा जाता है, तो डेडली केमिकल वेपन्स भी अभी बनाया जाने लगा है। डेडली केमिकल वेपन्स भी बनाया जाने लगा है, जैसे कि तुम्हारा TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, RDX हो गया, एटॉमिक और हाइड्रोजन बम हो गया। ये सब क्या है? डेडली केमिकल वेपन्स है। और ये सब भी हम लोग का किसके हेल्प से बन रहा है? केमिस्ट्री के हेल्प से। और इस सब के चलते दुनिया में हर साल लाखों लोग मारे जा रहे हैं। इसी तरह से कुछ ड्रग्स भी केमिस्ट्री की हेल्प से बनाया जाता है, जो सोसाइटी के लिए बहुत ही घातक है, जैसे कि LSD हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, हीरोइन हो गया। ये सब क्या करता है? समाज को पूरा एकदम बर्बाद कर देता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का हमारे लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही साथ ये हमारे सोसाइटी को भी बर्बाद कर रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे।